दुनिया बदल रही है और जानते हैं इसके सबसे स्पष्ट संकेत हमें ग्लोबल मैप की बदलती राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे विशाल वैचारिक बदलाव की जो पूरी दुनिया के नक्शे से एक खास रंग को मानो मिटाता जा रहा है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया भर में राजनीतिक सीमाएं और पुरानी विचारधाराएं अब अभूतपूर्व तरीके से बदल रही हैं। जो राजनीतिक प्रणालियां कभी बहुत मजबूत और अजेय लगा करती थीं, वे अब या तो नए सिस्टम्स में ढल रही हैं या पूरी तरह से खत्म हो रही हैं। हाल की वैश्विक घटनाओं को गहराई से समझने के लिए इस बदलाव पर गौर करना बहुत जरूरी है। 59 यानी 59 ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संकेत है। पूरे 59 साल, इतने लंबे समय बाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राज्य में कोई कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में नहीं है। भारत का ये राजनीतिक पड़ाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसे अगर ध्यान से देखें तो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये एक बहुत बड़ा वैचारिक पतन है। लगभग 6 दशकों में, जी हां 60 सालों में पहली बार भारत का एक भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं बचा है जिसे कम्युनिस्ट सरकार चला रही हो। ये इतना बड़ा वैचारिक शिफ्ट है कि अब पूरी दुनिया इसे नोटिस कर रही है। जो विचारधारा कभी भारत में इतनी मजबूत थी, वो अब मानो गायब हो रही है। थोड़ा पीछे चलें तो 1967 में केरल में कम्युनिस्ट ताकतों ने अच्छी खासी सत्ता हासिल की थी। इसके बाद 20वीं सदी के अंत तक पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु जैसे नेताओं के नेतृत्व में दशकों तक उनका एक छत्र राज रहा। लेकिन आज की तारीख में 0 कम्युनिस्ट राज्य सरकारें, एकदम साफ सफाई। इस पर अमेरिकी विश्लेषकों की प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प आ रही हैं। अमेरिका के विश्लेषक इस बदलाव को एक बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक मार्क डब्स का एक ट्वीट इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ। उन्होंने सीधे सीधे लिखा, कम्युनिस्टों को बाहर निकालने के लिए भारत को बधाई। हाँ, हम इतने बेवकूफ हैं। अब इस एक बयान ने इंटरनेट पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है, जहां भारत के इस राजनीतिक बदलाव की तुलना सीधे अमेरिका की वर्तमान स्थिति से की जाने लगी। और यहीं से शुरू होती है अमेरिका में एक नई वैचारिक बहस और टकराव। ये विरोधाभास बड़ा अजीब है। जहां भारत में साम्यवाद लगातार घट रहा है और मतदाता राज्य स्तर पर कम्युनिस्ट सरकारों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का ट्रेंड कुछ और ही कहानी कह रहा है। वहां कुछ स्थानीय नेता वेल्थ टैक्स और समाजवादी नीतियों को गले लगा रहे हैं। दोनों देशों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत हैं। अमेरिका में वामपंथी विचारधारा धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क के राजनेता जोरान ममदानी का ये बयान देखिए, अरबपतियों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। उनका सीधा मानना है कि किसी एक इंसान के पास 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। अब इसी तरह के बयानों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने बार बार चेतावनी दी है कि ये सब अमेरिका को साम्यवाद की तरफ धकेलने वाले खतरनाक संकेत हैं। इस वक्त अमेरिका की घरेलू बहस काफी उलझ गई है। एक तरफ न्यूयॉर्क में करोड़पतियों पर अतिरिक्त संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। धन वितरण या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की ये बातें आम मतदाताओं को लुभाती भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूंजीवादी विचारधारा वालों को भारी चिंता सता रही है कि ऐसी नीतियों से बाजार में इनोवेशन और कंपटीशन पूरी तरह से मर जाएगा। चलिए अब अमेरिका और भारत से निकलकर दुनिया के बाकी बचे कम्युनिस्ट देशों पर नजर डालते हैं। अब दुनिया में केवल मुट्ठी भर देश बचे हैं जहां कम्युनिस्ट सरकार है। इस डेटा को देखिए। 1991 में अल्बानिया और बुल्गारिया जैसे देशों में साम्यवाद भरभराकर गिर गया और आज पूरी दुनिया में आधिकारिक तौर पर केवल 4 सक्रिय कम्युनिस्ट देश बचे हैं: चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया और वियतनाम। 90 के दशक के बाद से तो ये व्यवस्था मानो दुर्लभी हो गई है। वैसे यहाँ चीन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। पारंपरिक साम्यवाद अत्यधिक निजी संपत्ति और ग्लोबल कॉरपोरेट प्रभुत्व को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन चीन का मॉडल एकदम अलग है। उन्होंने पूंजीवाद को बड़ी चालाकी से अपने सिस्टम में फिट कर लिया है। वे अरबपतियों और BYD, OnePlus और Xiaomi जैसी निजी टेक कंपनियों को बाजार पर हावी होने की पूरी छूट देते हैं। ये पारंपरिक कम्युनिज्म से मीलों दूर है ना? अब बात करते हैं क्यूबा की, जो अगला बड़ा भू राजनीतिक केंद्र बन सकता है। क्यूबा अभी भी उसी पुरानी विचारधारा पर टिका हुआ है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। हवाना के मौजूदा हालात एक बहुत ही गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े संस्थानों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्यूबा में गरीबी तेजी से बढ़ रही है और वहां के लोगों के पास अब कोई राजनीतिक विकल्प ही नहीं बचा है। जमीनी स्तर पर देखें तो क्यूबा में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहे।
हाल ही में वहां कम्युनिस्ट मुख्यालय में आग तक लगा दी गई थी। विपक्ष है नहीं तो जनता की हताशा चरम पर है। ये सब देखकर तो यही लगता है कि पारंपरिक साम्यवाद का ये पूरा सिस्टम फेल हो चुका है और कभी भी एक बड़ा जनविद्रोह भड़क सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका यहाँ कोई दखल देगा? क्या अमेरिका इन देशों में कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेगा? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनका लक्ष्य क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकना है। भारत में जिस तरह कम्युनिस्ट सरकारों का सफाया हुआ है, उसे देखकर यह सोचना और भी दिलचस्प हो जाता है कि क्या अमेरिका क्यूबा में शासन बदलने के लिए कोई नया कदम उठाएगा? इन सब से एक बात तो साफ है कि पूंजीवाद, नवाचार और हमारा भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हैं। आज की दुनिया में पूंजीवाद और नवाचार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है। पुरानी राजनीतिक बहसों की जगह अब एक नई इकोनॉमी ने ले ली है, जिसका पूरा फोकस डिजिटल डेटा, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स पर है। आज का मॉडर्न वर्कफोर्स 20वीं सदी की उन पुरानी वैचारिक लड़ाइयों को पीछे छोड़ चुका है। अब दुनिया टेक्नोलॉजी और स्किल्स की भाषा बोलती है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अब नवाचार, पूंजीवाद और तकनीकी विकास की रफ्तार पर सवार है। सच तो यह है कि जो राष्ट्र डिजिटल इकोसिस्टम और इस इनोवेशन को गले लगा रहे हैं, बस वही खुद को भविष्य की दुनिया पर राज करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और अंत में यही चीज तय करेगी कि हमारा भविष्य किस दिशा में जाएगा। जैसे जैसे पुरानी विचारधाराएं इतिहास के पन्नों में सिमट रही हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। ग्लोबल इनोवेशन के इस नए युग का असली लीडर कौन सा देश बनेगा? इस विचारणीय प्रश्न के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत